अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं. This teaching is my passion. We have been teaching BFT for last many years, and since COVID, it's more on a hybrid mode. And this is the way we have continued in the last attempt as well. हम इसी तरीके से इस attempt में भी करेंगे. The way we will be doing it is that कि मैं once in a week और if need be twice a week हम एक क्लास रख लेंगे 1 to 1.5 an hour, जिसमें हम ये बताया करेंगे कि सब सारे वीडियो लेक्चर्स अभी अवेलेबल है, राइट, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपने स्टार्ट कैसे करना है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आपके वीडियो लेक्चर्स में कवर्ड हैं जिन्हें आप सुनेंगे. कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यहाँ डिस्कस भी कर लेंगे, अल्दो वो लेक्चर्स के अंदर है, सफिशिएंटली डिटेल्स में लेक्चर्स हैं जिसमें आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं, पास्ट पेपर्स भी हैं. इसके अलावा हमने ये किया हुआ है कि कुछ अटेम्प्ट्स के पूरे पेपर सॉल्व करवाए हैं रिसेंटली. वो फिर जब आप सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा देन यू विल बी लुकिंग एट इट. इस बार जो अच्छी न्यूज़, अब सब्जेक्ट पे आ जाते हैं. ये जो BFD का सब्जेक्ट है, इट्स मोर एन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज का सब्जेक्ट है ये, जिसमें फंडामेंटल्स बेसिक्स आपने अर्थमेटिक के, स्टैट्स के हम यूज करते हैं और फाइनेंस के, एंड वी डू व्हाट वी कॉल द डिसीजन. इस सब्जेक्ट में मैं ये अक्सर कहता हूँ व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड देन डू एडिक्वेट प्रैक्टिस. इसके थोड़े से बेसिक्स आपने पढ़े हुए नीचे कॉस्टिंग में अभी, जैसे NPV, IRR, कुछ बेसिक डिसीजन मेकिंग की चीजें, ये टॉपिक्स आपने पढ़े हुए हैं. यहाँ वहीं से हम स्टार्ट करते हैं और हम उसके एडवांस लेवल पे ले जाते हैं, राइट. इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए बहुत जरूरी है, जो मैं अक्सर कहता हूँ, दैट यू ब्रेक व्हाट वी कॉल, यू नीड, व्हाट डू यू नीड टू गेट थ्रू दिस सब्जेक्ट. अब तो खैर ऑडिट का रिजल्ट भी कभी कभी बहुत बुरा आ जाता है, बट दिस एट टाइम्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स. लेकिन अब इसमें काफ़ी बेहतरी आ गई है, क्योंकि ये कुछ फंडामेंटल्स नीचे कैफ लेवल पे आ गए, एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टूडेंट्स हैव आल्सो अडॉप्टेड टू इट. और जब से ये ओपन बुक क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं तो लोगों का जहन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ओरिएंटेशन पे ज़्यादा है रादर देन ऑन नॉलेज. इस BFT what you need are good arithmetic skills, right, skills to get through this paper in the first, inshallah you will do. You need what we call application of knowledge approach. And of course, like with every subject, you need to understanding of concepts, तो है ही है, plus adequate practice. How to do that adequate practice? मैं थोड़ी सी explanation करूँ. But these are the 4 fundamentals that I say are important. अगर आपकी mathematical skills और analytical skills अच्छी हैं, you would really enjoy this subject. इस अर्थमेटिक और एनालिटिकल स्किल्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं अमूमन एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं अबाउट दिस NRV. आपने पढ़ा है अबाउट NRV? व्हाट इज NRV इन स्टॉक्स? नेट रियलाइजेबल वैल्यू. व्हेन आर स्टॉक्स रिटन डाउन टू NRV? ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बताएं हमें, स्टॉक्स को कब हम राइट डाउन करते हैं ऑन NRV? व्हेन स्टॉक्स are written down to NRV when NRV is less than cost? Yes. Right. अब ये मैं कहता हूं this is knowledge that you have acquired from IFRS. ये अगर हमें कोई सर्दियों की नींद से भी उठा के पूछे ना, when are stocks written down to NRV, तो हम ये बता देंगे, है ना. ये आसान काम होता है जनरली एज ह्यूमंस.
अब मैं इसकी नेक्स्ट लेवल पे जाता हूँ। एनआरवी को कैसे डिफाइन करते हैं आप? हाउ डू यू डिफाइन एनआरवी? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल. Everything is an estimate until it becomes an actual item, right? Cost को हम ऐसे define करते हैं estimated selling price minus estimated gross profit, है ना? मैं जितनी estimated selling price है उसमें से estimated, तो मैं estimated हर जगह से खत्म ही कर देता हूँ. estimated ही है जब तक actually हो ना जाए. मैं यूं लिख देता हूँ selling price माइनस अंडरस्टूड है कि सारा एस्टिमेटेड ईयर कॉस्ट टू सेल सेलिंग प्राइस माइनस जीपी, राइट. अगर मैं सेलिंग प्राइस दोनों जगह से हटा दूं तो ये बन जाएगा माइनस कॉस्ट टू सेल इज लेस देन माइनस जीपी. इनइक्वालिटीज की ब्यूटी ये है कि इनकी अगर आप साइन चेंज कर दें तो इनकी शक्ल चेंज हो जाती है, राइट. Cost to sell greater than GP. अब अगर आपको एक क्वेश्चन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आएगा तो उसमें आपसे पूछेगा बताएं स्टॉक्स को राइट डाउन करें ऑन एनआरवी, और उसने एस्टिमेटेड बताएगा इसमें पैकेजिंग का मसला है, इसमें फलाने का मसला है, इसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल इतनी बनेगी डिफरेंट तरीके से, और एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट की आपको रीजनिंग देगा. वो कहेगा एनआरवी टेस्टिंग करें. अब अगर एक अकाउंटिंग का स्टूडेंट होगा तो वो यहां आके रुक जाएगा. कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट होगा यहां आके रुक जाएगा, है ना. So these are what I call the knowledge barriers. From here starts what we call. आप उस नॉलेज को सिंथेसाइज कर रहे हैं अर्थमेटिक एनालिटिकल स्किल्स के जरिए और अप्लाई कर रहे हैं उस नॉलेज को, राइट. अगर अकाउंटिंग के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो लोग छोड़ के आ जाएंगे, यार क्वेश्चन कंप्लीट था, पागल एग्जामिनर है, बगैर सेलिंग प्राइस के एनआरवी टेस्टिंग करा रहा है. हो सकता है दुनिया में कभी. ये सब्जेक्ट यही है. यहाँ अगर आप पढ़ेंगे ना पोर्टफोलियो थ्योरी, तो पोर्टफोलियो थ्योरी आपको बेसिक फाउंडेशन के स्टैट्स की याद दिला देगी. उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आएगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, याद है ये टर्म्स आपने सुनी होंगी. और उसमें हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कर रहे होंगे. उन स्टैट्स की स्टैंडर्ड डेविएशन को, उस कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स को यूज करके हम क्या कर रहे होंगे, हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कर रहे होंगे, राइट. सो विल बी अप्लाइंग अर्थमेटिक फाइनेंस स्टैट्स नॉलेज टू डू व्हाट वी कॉल डिसीजन मेकिंग हियर. ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट डिसीजन मेकिंग ओरिएंटेड, राइट. इसमें जितनी आपकी अर्थमेटिक स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होंगी और तो उतना ही अच्छा आपको इस सब्जेक्ट में आप एंजॉय करेंगे. इसकी दूसरी साइड ये है कि इट्स वेरी डिफरेंट एंड इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट, जस्ट लाइक मैनेजमेंट अकाउंटिंग. बल्कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज जस्ट मोस्टली ऑन द कॉस्टिंग डिसीजंस. इसमें इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस भी हैं, फाइनेंसिंग भी हैं, रिस्क मैनेजमेंट डिसीजंस हैं. ये सब्जेक्ट है ही डिसीजन मेकिंग का. यू वुड रियली एंजॉय इट. इट्स अ रियल लाइफ सब्जेक्ट. ये ऐसे ही है जैसे यू कंपेयर केमिस्ट्री विद फिजिक्स. यू नो केमिस्ट्री बिकम्स बोरिंग बिकॉज यू कांट सी द कार्बन एटम्स, राइट. एंड फिजिक्स में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल वायर में पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज जा रही है, सो यू स्टार्ट एंजॉयिंग फिजिक्स. सिमिलरली एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, दिस इज, अगर आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेजरी जितनी है वो बेसिकली यही है, बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस है. तो अगर आप इन एरियाज को, और अगर आप समझते हैं कि आपकी अर्थमेटिक स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, वैसे तो और पीरियड डेवलप होंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, तो आप ये जो बेसिक एडमिशन टेस्ट की होते हैं ना, वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह, IBA और उसके जी एप्टीट्यूड टेस्ट की बुक्स के थ्रू भी अपनी इस नॉलेज को, इस एनालिटिकल स्किल को एनहांस कर सकते हैं. दोज वो कमिंग फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड, प्री मेडिकल एंड ऑल, और अगर शुरू में उन्होंने इस पे मेहनत नहीं की, वैसे तो आपने कैफ क्वालिफाई किया हुआ है तो अब चीज डेवलप हो जाती है, लेकिन स्टिल इफ यू फील यू आर स्ट्रगलिंग देन यू कैन यूज दोस बुक्स. तो ये हो गया अबाउट कि व्हाट यू नीड फॉर दिस सब्जेक्ट. इस सब्जेक्ट का सिलेबस ब्रेकडाउन क्या है और इसको हम लेके कैसे चलेंगे, शुरू में मैंने बताया था, लेकिन नॉइस टी में फिर दोबारा रिपीट करूंगा. बेटा अब वॉइस क्लियर है, राइट.
So please do let me know if you feel the voice issue and I'll try to fix it. वैसे तो काफी दोस्तों ने कह दिया है कि ठीक है. अच्छा जी, अब इस BFD में एक खुशखबरी भी है इस बार. खुशखबरी ये है कि जब पुरानी स्कीम, मतलब अभी जो करंट स्कीम जब आई थी, तो उन्होंने BFD और MA को मर्ज कर दिया. अब फिर डीमर्जर हो गया. मर्जर और डीमर्जर वैसे हमारा टॉपिक भी है, राइट. तो हुआ ये था कि MA का सब्जेक्ट जब खत्म हुआ तो हम करते ही हैं पाकिस्तानी स्टाइल में कि यार छोड़ना तो नहीं है बच्चे को, तो इधर से उठा के इसमें डाल दो, ठीक है ना. तो काफी सारी चीजें MA का 60% सिलेबस हमने BFD में डाल दिया, तो 1.6 सब्जेक्ट हो गया जो पहले होता था. अब वो दोबारा से रैशनलाइज हुआ है, आई वुड से इन दैट वे. तो अब जो दोस्त यहाँ बैठे हैं उनके लिए थोड़ा सा एडवांटेज कर देते हैं, बाकियों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये पहली ग्रिड थी जो दिसंबर 2021 तक, जून से अब आपका न्यू सिलेबस एप्लीकेबल है, न्यू स्कीम इज एप्लीकेबल. ओके, इसमें अब क्या हट गया वो मैं आइडेंटिफाई कर देता हूँ. हमारा जो सिलेबस अगर हम इसके ब्रॉड एरिया में देखें तो बड़े बड़े एरियाज में है बेसिक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस. क्या है? एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस, फिर है शेयर वैल्यूएशन एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस. इन दोनों को मैं साथ इसलिए रख रहा हूं कि अक्सर क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें वैल्यूएशन और मर्जर्स एंड एक्विजिशंस को कंबाइंडली टेस्ट किया जाता है. वैसे दो अलग अलग एरिया है, सेपरेटली भी एग्जामिन होते हैं. फॉरेक्स and risk hedging. ये आपके सिलेबस के मेन एरियाज हैं. उसके बाद कुछ छोटू एरियाज हैं. फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अब क्या आपके सिलेबस से निकल गया है. ये आपके एरियाज हो गए, राइट. इसका थोड़ा सा हिस्सा आपने पढ़ा है, इसी के अंदर है सारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एनपीवी, IRR, पेबैक, सेंसिटिविटी एनालिसिस. सेंसिटिविटी पढ़ा हुआ है आपने? वैसे नहीं पढ़ा. कैपिटल राशनिंग, लीज बोरो, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बेसिक, ये क्या मैं ये फैक्ट्री लगाऊं ना लगाऊं, ये प्रोडक्ट बनाऊं या ना बनाऊं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर करूं या ना करूं, 3 या 4 प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी पिक कर लूं. हाँ, इन प्रोडक्ट्स को बनाने में या इस इन्वेस्टमेंट करने में क्या रिस्क है, तो वो रिस्क मैनेजमेंट, सेंसिटिविटी एनालिसिस, सिनेरियो एनालिसिस, थोड़ा सा थ्योरेटिकल मॉन्टी कार्लो है जिसको हम पिछली बार भी हमने थोड़ा सा, मैं लैपटॉप पे आपको शो कर दूंगा कि हाउ इट वर्क्स. सो दिस इज बेसिक. फिर इसका एडवांस वर्जन है जिसके अंदर आपने शायद सुना होगा कि वैक की कैलकुलेशन, आपकी बात कर रहा था पोर्टफोलियो थ्योरी, CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, APV, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट. ये दूसरा मेजर एरिया है. जनरली आपके पेपर में 20
मार्क्स तकरीबन आप रखेंगे 25 यहाँ, और तकरीबन समझें 20 से 25 मार्क्स की एरिया एग्जामिन होता रहा है। 10 से 15 मार्क्स आप ये रखें, कभी कभी 20 मार्क्स, 10 से 20 करें, और ये भी समझें आप 10 से 20। शेयर वैल्यूएशन, एक कंपनी की इक्विटी है, शेयर, उसकी वैल्यूएशन कैसे करें। सारी कंपनीज जो है वो ट्रेड नहीं हो रही होती, तो प्राइवेट कंपनीज या अनलिस्टेड कंपनीज, उनकी वैल्यूएशन कैसे की जाए, ये एक एरिया है पूरा। फिर मर्जर्स एंड एक्विजिशन, जब मर्जर्स होता है तो मर्जर्स में कंबाइंड एंटिटी पे मर्जर का क्या इम्पैक्ट आएगा, एक टारगेट कंपनी होती है। हम सिलेबस के एरियाज को डिस्कस कर रहे हैं, तो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का एरिया है, ये भी आपके सिलेबस का एक अच्छा एरिया है, इस पे जनरली क्वेश्चन आ रहा होता है, ये तो मैंडेटरी एरियाज हैं, राइट। फिर है फॉरेक्स एंड रिस्क हेजिंग, ये तो मैं आपको विंडो ओपन कर रहा हूँ कि जनरली क्या आपके सिलेबस में है क्या, व्हाट आर द की एरियाज। फिर नेचुरली हम एक एक एरिया की डिटेल में जाएंगे, तो फिर इनके सारे टॉपिक्स को देखेंगे। इस पे आपको तकरीबन लगता है, समझें आप, यू नीड 4 weeks, दिस एरिया नीड्स 4 to 6 weeks at least, right? This is like 2 to 3 weeks, this is again 4 to 6 weeks, right? फॉरेक्स एंड रिस्क हेजिंग में क्या है, एक्सचेंज रेट, क्योंकि ये आपने नहीं पढ़ा हुआ, एक्सचेंज रेट की बेसिक से, एक्सचेंज रेट क्या होता है, कैसे डिटरमिन होता है, बाइंग सेलिंग रेट्स के फंडामेंटल से लेके और ऑप्शंस, और उसके बाद स्वैप्स और उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज तक सारे हेजिंग मोड्स। इसमें फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज का भी रिस्क है, फिर इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क, शेयर प्राइस रिस्क, उसकी हेजिंग। हेजिंग कहते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट अ रिस्क, राइट। रिस्क के अगेंस्ट हेजिंग, रिस्क को पहचानना। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कहते हैं एनीथिंग दैट मूव्स, दैट इज वॉलेटाइल, दैट फ्लक्चुएट्स, क्रिएट्स अ रिस्क ऑफ एडवर्स फ्लक्चुएशन। इंटरेस्ट रेट्स मूव होते हैं, so they create what we call the interest rate risk. There's a risk of an adverse movement. If you are going to borrow, the risk is that the rate might increase. That's adverse movement. Exchange rates move होते हैं, they create a risk, what is called exchange rate risk, कि exchange rate adversely ना move हो जाए। आप इंपोर्टर हैं, आप डॉलर की पेमेंट करते हैं, अगर रुपी डेप्रिशिएट हो गया, डॉलर बढ़ गया, तो क्या हो गया, एडवर्स मूवमेंट हो गई। अब उस खतरे से अपने आप को, पहले खतरे को पहचानना, फिर खतरे से अपने आप को कैसे बचाया जाए। सिमिलरली शेयर प्राइस रिस्क, जिसको अकाउंटिंग में आप फेयर वैल्यू रिस्क कहते हैं ना, दैट्स शेयर प्राइस रिस्क। शेयर्स की प्राइस फ्लक्चुएट करती है, द फ्लक्चुएशन क्रिएट्स अ रिस्क, है ना। जैसे अब्बा जी का मूड स्विंग होता है तो एक रिस्क क्रिएट होता है ना, द रिस्क ऑफ द एडवर्स मूड, राइट। So anything and everything that moves and fluctuates creates a risk of an adverse movement, right? That's called risk और उसकी hedging, ये पूरा इसके अंदर है, right? तो ये एरियाज तो जो आपके एग्जिस्टिंग सिलेबस के हैं, ये ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड हुए हैं पूरे के पूरे, ये की एरियाज हो गए। उसके बाद कुछ सपोर्ट एरियाज, है ना, चुन्नू मुन्नू एरियाज। चुन्नू मुन्नू एरियाज वो भी कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, जिसमें डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस, फोरकास्टिंग एंड रेशियो एनालिसिस, एक्सप्रेसली नहीं लिखा लेकिन इम्प्लाइडली कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून उस पे क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन यह थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट स्टाइल में आता है। वो स्टाइल समझना, बेसिकली मुझे आपको ये फोरकास्टिंग सिखाने की जरूरत नहीं है कि पीएनएल एंड कैश फ्लो फोरकास्ट कैसे की जाती है। बड़ी कैश फ्लो आपने बनाई होंगी और बना के ट्राई करने की नाकाम कोशिश भी की होगी, राइट। तो वो तो बैलेंस शीट, इन्वेस्टर रेशियोज अकाउंटिंग में आप पढ़ के आए हुए हैं। यहाँ क्वेश्चन किस स्टाइल से आता है फ्रॉम अ डिसीजन मेकिंग पर्सपेक्टिव, दैट्स व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग। और कुछ ऐसे रेशियोज हैं जो आपने नहीं पढ़े, which are very important, leverage ratios, DuPont analysis, ये शायद आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। ये एडवांस रेशियोज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। बाकी मुझे आपको वर्किंग कैपिटल, क्विक रेशियो, करंट रेशियो, ROE, ROS ये बताने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको आता है। तो ये चुन्नू मुन्नू एरियाज हो गए हमारे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद
अब what is not in the syllabus, the good part, the rationalization that has happened, इन सब के साथ साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक एरिया ऐड कर दिया गया था जब लास्ट टाइम सिलेबस चेंज हुआ था, जो कि अब निकाल दिया गया है, रैशनलाइज कर दिया गया है, आई वुड से, राइट, जिसको तकरीबन 20 से 25 मार्क की हम वेटेज दिया करते थे। अब इससे होता क्या था कि बैलेंस्ड पेपर बनाना बीएफडी पे मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इस एरिया को कोशिश करके कवर करता था तो कहीं ना कहीं किसी एरिया में उससे डंडी हो जाती थी, राइट। अच्छा, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें थी, ये मैंने आपको हैंड आउट भी दिया है आपके पास, इनको दे दें पीछे, वरना एक आध शेयर कर लें। तो ये जो आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 ये सब है बेटा, ये एक कॉपी करके ग्रुप में डाल देंगे प्लीज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो टॉपिक निकाल दिए लेगा, ये हैंड आउट जी प्लीज, ये लें और ये कॉपी करके उन्हें दे दें। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक बड़ा एरिया था, इसका कुछ हिस्सा, अब इसके अंदर इसके बच्चे भी थे, रिसीवेबल एक बच्चा था इसका, रिसीवेबल मैनेजमेंट, स्टॉक्स, पेबल्स, राइट, फिर बजटिंग, फिर वेरिएंस एनालिसिस, फिर डिसीजन, फिर ट्रांसफर प्राइसिंग लिख लेते हैं पहले, डिसीजन मेकिंग एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, बजटिंग भी खत्म हो गया, ये वाला हिस्सा, ये डिसीजन मेकिंग जो है ना, ये स्लाइटली लिंक्ड है, बल्कि नॉट स्लाइटली, इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन से भी, क्योंकि एवरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज एक्चुअली अ डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन एट द एंड। तो आप कह सकते हैं कि कुछ हिस्सा वो पूछ सकता है डिसीजन मेकिंग का, उसने वर्ड यूज किया है, तो जनरली इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, डिसीजन मेकिंग, राइट। इसमें उसने क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट की बात की है, थोड़ा सा ऐसे फैक्टरिंग वगैरह रिसीवेबल्स में सुना होगा आपके, शायद ये वाले एरिया को आप देख सकते हैं। और जनरल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, हम जब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ाते थे तो जनरल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड इट्स एनालिसिस वो बीएफडी का हिस्सा रही है, वो वाला हिस्सा यहाँ रहेगा। ये जो स्टॉक्स की डिटेल थी, स्टॉक आउट्स है ना, ईओक्यू, ये आपके सिलेबस में अब नहीं है, पेबल्स की कहानी नहीं है। तो 80% of this which was not linked directly with BFD has been rationalized। तो मुबारक हो, राइट, ये तो खुशखबरी की बात हो गई सबके लिए। तो अब ये कोर्स क्या हो गया, रैशनलाइज हो गया टू द ट्रू BFD शेप वेयर इट बिलोंग टू, राइट। तो अब अच्छा, अगर किसी को वैसे ही शौक है तो लेक्चर्स तो खैर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के भी मौजूद ही हैं, तो आप देख सकते हैं अपने जनरल शौक के लिए, लेकिन फ्रॉम एग्जाम प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव दैट्स व्हाट योर कैनवस इज नाउ। अब हम क्लासेस कंडक्ट कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे जैसे मैं शुरू में कह रहा था, आज मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन से, राइट, और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसमें क्या क्या एरियाज हैं। वो वीडियो लेक्चर्स अपलोड हो गए, आपको एक्सेस मिल गई, उनके अंदर पूरे जैसे क्लासरूम लेक्चर्स ही हैं, वो दे आर नॉट सिंपल रिकॉर्डेड लेक्चर्स इन अ शॉर्ट फॉर्म। जो क्लासेस हुई हैं डिटेल्ड कभी, तो उन फुल क्लासेस के पूरे लेक्चर्स हैं और अच्छी एचडी फॉर्म में लेक्चर्स हैं, उनके अंदर कॉन्सेप्ट भी हैं, प्रैक्टिस भी है, फिर हमने बहुत सारे होमवर्क क्वेश्चंस भी दिए हैं, ठीक है, वो आप करते जाएंगे, फिर वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी उसमें मौजूद हैं। मैं आज उनके कुछ एरियाज करेंगे, मैं आज एक्सप्लेन करूंगा कि अब आप इस हफ्ते ये लेक्चर्स देखें। The next Sunday then we will meet, we will give half an hour to your question answers. You can also ask questions on WhatsApp, generally I reply in a day, 24 hours, but जल्दी भी हो जाता है। Otherwise आप यहाँ आए या ऑनलाइन हैं, आप अपने questions मुझसे पूछें, तो I'll answer. This is most efficient way of doing it, I think so, and there is no need to, हाँ कुछ एरिया जैसे मैं कहूँगा तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, जो की टॉपिक्स
यानी की कॉन्सेप्ट्स हैं कहीं कहीं, या आप मुझे कहेंगे कि सर ये बात हमें नहीं समझ में आई लेक्चर में, तो आई विल एक्सप्लेन दैट। फिर मैं आपको बताऊंगा अब नेक्स्ट लेक्चर्स में क्या है, देन द नेक्स्ट वीक यू शुड बी, अब आपको इसमें थोड़ा डिसिप्लिन खुद होना पड़ेगा। इसकी अच्छी बात यह है कि बजाय इसके कि 3 दिन आपको हफ्ते के यहाँ बुलाया जाए, आपका कम्यूटिंग टाइम, ट्रैवलिंग टाइम, यू कैन लर्न ऑन योर ओन पेस एज वेल। साथ में आप क्वेश्चंस पूछते रहें, डिस्कस करते रहें। हम अपना एडिशनल टाइम लगाएंगे इन रिकॉर्डिंग एडिशनल लेक्चर्स, राइट। जैसे अब पिछले 2 पूरे पास्ट पेपर्स को हमने एज अ पास्ट पेपर एनालिसिस पूरा आपको सॉल्व करके दिया है, जो इसके वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। ऐसे ही इसके और क्वेश्चंस जो हैं जिनके हम वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करके आपको एडिशनल देते जाएंगे। तो आई विल बी इन्वेस्टिंग माय टाइम इन गिविंग यू मोर मटेरियल, राइट, रादर मोर एडवांस मटेरियल विच यू कैन यूज, और जिसको आप यूज कर सकें। तो बेसिक सारे लेक्चर्स डिटेल में, सारी प्रैक्टिस, सब चीजें मौजूद हैं। वंस इन अ वीक, इफ नीड बी वी कैन मीट ट्वाइस अ वीक एज वेल। आपने कहा कि सर ये टॉपिक हमें नहीं समझ में आया, या जैसे किसी एक आध में लोगों ने कहा कि सर वो लास्ट टाइम था तो हमने काफ़ी लेक्चर्स री रिकॉर्ड करा दिए, कुछ लेक्चर्स जिसमें उन्होंने कहा कि सर इसको और एक्सप्लेन कर दें, या ये एरिया इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस का हमें नहीं समझ में आया तो हमने पूरा मजीद एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें, प्रैक्टिस थोड़ी और करवा दें कोई लेक्चर रिकॉर्ड करके। तो जब हम वो रिकॉर्डिंग कर भी रहे होंगे तो आपको बता देंगे, यू कैन ऑलवेज कम, इट इज़ ऑलवेज गुड दैट यू अटेंड दैट क्लास। वो रिकॉर्ड भी हो जाएगा, रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। सो दैट्स हाउ वी विल बी कंडक्टिंग इट, ठीक है जी। और उसके बाद एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके अपने बेनिफिट में, बट अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जनरली डू नॉट डू इट एंड दिस इज टू देयर ओन डिसएडवांटेज, कि हम मॉक्स लेते हैं 2 से 3, इस बार भी लेंगे। जैसे बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एरिया खत्म होगा, मैं आपको हफ्ते का टाइम दूंगा और आपका मॉक होगा, एक दिन आप आए 2 घंटे का मॉक दें। दैट मॉक इज स्लाइटली अबव योर एग्जाम लेवल एंड द वे वी डू इट इज कि मैं वो नहीं बनाता, मैं फारूक साहब को कहता हूँ और उन्हें बताता हूँ इस लेवल का पेपर बनाए। तो जैसे आई कैप में होता है ना, टीचर कोई और है या किसी और टीचर से मैं बनवाता हूँ, तो एग्जामिनर आपका कोई और है, राइट, और वही आपको कॉपी स्क्रिप्ट चेक करके देता है। वो मुझसे सजेस्टेड सॉल्यूशन एक बार एग्री कर लेते हैं, देन वो आपकी मार्किंग करके आपको दे देंगे। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव बेनिफिटेड फ्रॉम इट। बल्कि एक लड़की जिसका एक बार बाद कई बार ऐसा हुआ है, जिनके गोल्ड मेडल्स वाले लोग हैं, दे गो थ्रू दिस प्रोसेस। यू नो, फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस कहा जाता है। इफ यू वांट टू बी अ चैंप यू शुड बी ओपन टू फीडबैक। लोग डर के यार पता नहीं मेरी अभी तैयारी नहीं है, भाई ये तो तैयारी तो आखिरी दिन तक मुकम्मल नहीं होगी, कुछ ना कुछ तशनगी फिर भी रह जाएगी। तो अगर 100 स्टूडेंट्स होते हैं तो मैंने देखा है 8 आते हैं, 10 आते हैं मॉक देने। भाई ऑनलाइन फिजिकल मिला के 80-100 स्टूडेंट्स हैं, तो ऑनलाइन वाले जो कराची से बाहर हैं उनको तो हम दे देते हैं, लेकिन बाकियों को कहते हैं इधर आके दो ना, एग्जाम एनवायरनमेंट यही है ना। अब आपको दे दिया, घर में अपने टाइम से करेंगे, वो मॉक तो ना हुआ, उनको नहीं देता मैं मॉक का फिर पेपर, फिर हम उनको क्वेश्चन सॉल्यूशन दे देते हैं, फिर आप खुद करते रहिएगा बाद में। लेकिन ये जो एग्जाम एनवायरनमेंट की सिमुलेशन है ना, इससे अच्छी कोई प्रिपरेशन की चीज नहीं है। तो ये आपके एडवांटेज के लिए होता है, आपको एग्जाम पैटर्न पे स्लाइटली अबव दैट पैटर्न, मतलब जो मॉक में पास हो जाता है, मैंने आज तक नहीं देखा कि वो फेल हुआ एग्जाम में। 90% प्लस, शायद कोई एक आध एक्सेप्शन हो। तो ये ऑनलाइन के बाद ये मुश्किल हो गया। फिजिकल में तो ये होता था कि 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो 25-30 आ जाते थे मॉक देने। अब ये होता है 100 होते हैं तो आते हैं कुछ 8 या 9। तो अपने मॉक, ये आपकी फैसिलिटी है। यू शुड बी चेजिंग मी कि सर मॉक कराएं, रादर आई चेज यू गाइस, प्लीज अटेम्प्ट, राइट, इट इज इन योर ओन इंटरेस्ट। तो हम एक मॉक यहाँ करते हैं, एक मॉक जब ये 2 हो जाते हैं यहाँ करते हैं, एक फॉरेक्स का मॉक कर लेते हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं तो हम एक फुल मॉक भी कर देते हैं, लेकिन जनरली 3 मॉक्स करते हैं हम आपके। तो 3 मॉक्स में आप जरूर बैठिएगा। दिस इज हाउ वी विल कंटिन्यू द क्लासेस। आई विल बी अवेलेबल हेयर एटलीस्ट 2-3 दिन तो मैं हफ्ते के यहाँ आता ही हूँ। तो अगर क्लास के बाद भी आप कभी हों तो मुझसे क्लास टाइम सेट करके आप इंडिविजुअली भी आके मुझसे अपनी क्यूरीज डिस्कस कर सकते हैं। दैट्स हाउ वी विल बी रनिंग इट। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जो हमारा पहला एरिया है, बेसिक इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग। कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं।
और याद रखिए, योर एग्जाम इज एज मच अ टेस्ट ऑफ योर नर्व्स एज अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, राइट? एंड दिस मॉक एंड ऑल दिस प्रैक्टिस दैट यू विल बी डूइंग इज एक्चुअली द राइट प्रिपरेशन फॉर इट. एक बात मैं और भी कहूँगा, वैसे तो अब आप खुद मैच्योर स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि द क्वालिटी ऑफ योर क्लास वर्क और आप घर पे जो होमवर्क करेंगे इज एक्चुअली द रिफ्लेक्शन ऑफ योर एग्जाम वर्क. इसमें अगर आप समझते हैं कि अभी आप किसी और तरीके से कर रहे हैं और एग्जाम में जाके कुछ और ही करेंगे, आप यहाँ तो बनाते हैं आप केकड़े और वहाँ फूल पत्तियां बनाएंगे, ये नहीं बन सकते. यहाँ तो आप वर्किंग करते नहीं है, आधी पौनी करते हैं और एग्जाम में जाके बड़ी अच्छी वर्किंग कर लेंगे, नहीं कर सकेंगे. यहाँ आपकी टाइम मैनेजमेंट आउट और एग्जाम में जाके आपको रॉकेट की स्पीड मिल जाएगी, नहीं मिलेगी. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. मैं एक बच्चों को कहता हूँ क्वालिटी, यहाँ आप पेंसिल से लिख रहे हैं, काट पिट कर रहे हैं, रबड़ से मिटा रहे हैं, और एग्जाम में जाके अचानक से बड़े आप नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, नहीं होंगे. आप ऐसे ही क्लास वर्क करें जैसे आप एग्जाम वर्क करना चाहते हैं, तो वो आपका हाथ, माइंड, एवरी फ्रीक्वेंसी वो खुद ही जाएगी. बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारी चीजें आपकी बॉडी में होती हैं, अचानक से वो रातों रात चेंज हो जाएंगी. यहाँ तो आप करते हैं बड़े तकल्लुफ के स्टाइल से कैलकुलेटर यूज, और वहां जाके आपका हाथ बड़ा तेज कैलकुलेटर चलाएगा, नहीं चलाएगा. द क्वालिटी ऑफ योर क्लास वर्क, जितना अच्छा डिसिप्लिन क्वालिटी ऑफ क्लास वर्क एंड होमवर्क होगा, उतना ही एग्जाम वर्क होगा. ये एक पहली बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप. दूसरा, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा. बहुत सारे लोग ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो ओवरऑल 15 साल मैंने एक्सपीरियंस अर्न किया, उसकी मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ जो जनरली लोगों के साथ प्रॉब्लम होते हैं. दो इंडिविजुअली एवरीबडी इज डिफरेंट, बट जनरल बात बता रहा हूँ मैं. कि दूसरी बात, बहुत सारे लोग इस गुमान में रहते हैं कि मुझे समझ में आ गया ना तो मैं बड़ा चैंपियन बन गया. समझ में आना, जैसे मैंने यहाँ लिखा था कि एग्जाम के लिए आपको 4-5 क्या मोटी मोटी बातें चाहिए, जिसमें एक क्या था, अर्थमेटिक स्किल्स अच्छी, एनालिटिकल स्किल्स अच्छी. आखिर में मैंने क्या लिखा था, कॉन्सेप्ट्स प्लस एडिक्वेट प्रैक्टिस. समझ में आना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट दैट्स 50%, 60%. द रेस्ट 40 इज योर एबिलिटी टू डू इट. दैट विल ओनली कम थ्रू प्रैक्टिस, नो मैटर आपको कितना अच्छा समझ में आ गया. मैं आपको ये, अगर आपको ऐसे ही टेस्ट करना हो ना, तो आप, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा, हाँ ऐसे होना चाहिए, सॉल्यूशन देखा, हाँ ठीक है, सही किया सर ने, आता है सर को, आगे बढ़ गए, ठीक है. फिर आगे बढ़ गए, अच्छा हाँ सॉल्यूशन ठीक है. अब ऐसी प्रैक्टिस का ना कोई फायदा नहीं है. मैं, आप इसका एक लिटमस टेस्ट कर लीजिएगा. मैं तो कई लोगों से करवा चुका हूँ, बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ. आप एक क्वेश्चन पढ़ लें, आपसे नहीं हुआ ना थोड़ा सा, आपने सोचा ऐसे होना चाहिए, आप एक दिन बात कीजिएगा, आप उसमें 10 गलतियां करेंगे. जब करने बैठते हैं ना आप, तब पता चलता है कि क्या करना चाहिए. तो समझ, बहुत सारे लोग इस गुमान में रहते हैं, एडिक्वेट प्रैक्टिस नहीं करते. मुझे समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, भाई अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट योर एबिलिटी टू डू इन एन एग्जाम एनवायरनमेंट विद इन द 3 hours confined limit also depends on the adequate practice. Please do that. मैं बार बार लोगों से ये कहता हूँ, adequate practice, right? अच्छा जी, अब आइए स्टार्ट करते हैं. ड्यूरिंग द लेक्चर्स आपको ये बहुत सारी मेरी बातें ऐसी मिलेंगी which will help you in exam preparation. अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि इसमें है क्या, बेसिक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का जो ये एरिया है, इसमें हमने पहली तो ये डिफाइन किया है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट से मुराद कौन से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है, तो वो है मिड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. इसमें शॉर्ट टर्म जो वर्किंग कैपिटल जिसे हम कहते हैं मैनेजमेंट, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग नहीं है कि मेरे पास 3 महीने के लिए कैश सरप्लस है तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, ये नहीं पढ़ रहे हैं. दैट्स बेसिक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. वो तो बड़ा आसान होता है ना, मैं 3 बैंक से कोट ले लूं, जहाँ रेट अच्छा आ जाए दे दूं. मुझे पैसे की थोड़ी कमी हो गई, मैं क्या करूं, कहाँ से बोरो करूं, कौन सा अच्छा रेट मिल रहा है, बोरो कर लूं, या मैं सप्लायर का पीरियड एक्सटेंड कर दूं, या अपने डेटर से कहूँ मुझे एडवांस में पेमेंट कर दो, कुछ डिस्काउंट ले लो. ये जो है ना बड़े आसान डिसीजन है, ये कैलकुलेटर पे बैठ के आप कर लेते हैं. यहाँ उनकी बात नहीं हो रही. यहाँ किन की बात हो रही है, यहाँ बेसिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब हम करने जा रहे हैं तो हम बेसिकली इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर रहे हैं ना. अप्रेजल कर रहे हैं यानी इवेल्युएट कर रहे हैं.
और उन डिसीजंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं जो कि लॉन्ग टू मीडियम टर्म डिसीजंस हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं व्हिच इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल, राइट, जिसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल कोई नई प्रोडक्ट बनाऊं या ना बनाऊं, एक फैक्ट्री कराची में है तो क्या दूसरी नॉर्थ जहां पॉपुलेशन हब है फैसलाबाद में लगाऊं या ना लगाऊं, राइट, BMR करूं या ना करूं, राइट, अपनी उसका कैपेसिटी इन्हांसमेंट करूं ना करूं, ये क्या है, ये वो डिसीजंस हैं जिनमें पैसा भी अच्छा खासा इन्वॉल्व है, जो कि ओवर अ लॉन्ग मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, जिनमें फोरकास्टिंग इन्वॉल्व है 3 साल 4 साल 8 साल 20 साल, राइट, इन डिसीजंस को। अब एक अगर आप फैक्ट्री लगाने जाते हैं तो आपको 2.5-3 साल तो फैक्ट्री लगाने में लग जाएंगे ना आपको, तो उसके बाद उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन के बाद उसका रिजल्ट आते आते और उसको खाएंगे आप अगले 15-20 साल। तो उन डिसीजंस, क्या मैं वो फैक्ट्री लगाऊं या ना लगाऊं, क्या मैं ये प्रोडक्ट अगले लेट्स से एक रेस्टोरेंट खोलूं या ना खोलूं, 5 साल 7 साल का होराइजन तो होगा ना कम से कम। तो दैट इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटी, दैट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ फोरकास्टिंग। उन डिसीजंस को इवैल्यूएट करना है यहाँ, जब हम कहते हैं बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, तो अप्रेजल ऑफ मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, पहली बात ये हो गई। दूसरा, इन डिसीजंस, चूंकि ये डिसीजंस थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, दे इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ रॉन्ग और अ सब ऑप्टिमल डिसीजंस आर सिवियर। अगर डिसीजन गलत हो गया तो गले का फंदा बन सकता है, सिग्निफिकेंटली डैमेज कर सकता है, इसलिए उनको सही से असेस करना और उनको इवैल्यूएट करना जरूरी है। तो उसकी हमारे पास इवैल्यूएशन की कुछ टेक्निक्स हैं, जिनमें फंडामेंटल टेक्निक जो है वो है DCF, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स, इनका जिक्र है। जिनमें एक NPV है और दूसरी कौन सी है, IRR, राइट, ये आप पढ़ चुके हैं, इनका रिफ्रेशर है। फिर उसके बाद सप्लीमेंटल टेक्निक्स हैं, पेबैक पीरियड है, जिसके 2 बच्चे हैं, एक सिंपल पेबैक और बच्चे 2 ही अच्छे हैं, डिस्काउंटेड, राइट, 2 ही बच्चे हैं तो अच्छे ही होंगे बेचारे, और दूसरा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ARR या ROS। ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता, क्यों नहीं होता ये भी आगे जाके एक्सप्लेन्ड है। पेबैक पीरियड, इसको हम कहते हैं बेसिक स्क्रीनिंग टूल है ये, राइट, बेसिक स्क्रीनिंग टूल। ये फुल फ्लैश मेथड नहीं है, इसकी अपनी यूटिलिटी है, क्या यूटिलिटी है ये बताया गया, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ से हमने बात स्टार्ट की है लेक्चर्स में DCF से, आपको NPV IRR रिफ्रेश कराया गया है, NPV IRR होता क्या है, राइट, थोड़ा सा रिफ्रेश मैं करा भी दूंगा। और फिर जब हम NPV IRR के बाद, बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद, फिर यहाँ बताया गया है कि इनको डिस्काउंटेड कैश फ्लोस इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर हमें इन दोनों टेक्निक्स में हमें चाहिए होते हैं एक, इन दोनों को कलेक्टिवली DCF इसलिए कहते हैं कि इनमें हमें एक चाहिए होते हैं कैश फ्लोस और दूसरा क्या चाहिए होता है, डिस्काउंट रेट। आप NPV निकालेंगे तो पहले कैश फ्लोस बनाएंगे ना, खाली कैश फ्लो से NPV नहीं आती, फिर क्या करना पड़ता है, डिस्काउंट करना पड़ता है। सो यू नीड कैश फ्लोस एंड डिस्काउंट रेट टू कैलकुलेट NPV। IRR में भी आपने IRR निकाल लिया, IRR इज द एक्चुअल रिटर्न दैट अ प्रोजेक्ट इज गिविंग, उस IRR का अचार डालेंगे जब तक कि उसे कंपेयर ना करें, तो कंपेयर किससे करेंगे, अगेन द डिस्काउंट रेट, द रिक्वायर्ड रेट। तो इन दोनों टेक्निक्स के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, कैश फ्लोस और डिस्काउंट रेट, जैसे रिक्वायर्ड रेट, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हर्डल रेट, मिनिमम रेट, इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इसका सबसे फेमस नाम क्या है, डिस्काउंट रेट, बिकॉज वी डू डिस्काउंटिंग विद दिस रेट, राइट। तो इसीलिए इन दोनों टेक्निक्स को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स कहते हैं कलेक्टिवली। फिर हमने यहां से फंडामेंटल बेसिक समझाने के बाद आपको बताया कि कैश फ्लोस, अब इन कैश फ्लोस बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में ये कैश फ्लोस डिटर्मिनेशन है सारी।
इस क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट रेट गिवन होगा और आपसे कैश फ्लोज बनवाए जाएंगे जिसकी बेसिस पे एनपीवी कैलकुलेट करवाई जाएगी, आईआरआर कैलकुलेट करवाया जाएगा। एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में फिर आपसे डिस्काउंट रेट भी डिटरमिन करवाया जाता है और फिर डिस्काउंट रेट डिटर्मिनेशन का पूरा प्रोसेस है। लेकिन बेसिक इन्वेस्टमेंट के एरिया में कैश फ्लो डिटर्मिनेशन है। फिर कैश फ्लोज के हमने बताए हैं कि कुछ डूज एंड डोंट्स है। कैश फ्लो डिटर्मिनेशन जब आप करेंगे तो उसके कुछ डूज हैं और कुछ डोंट्स हैं, राइट। वो डूज एंड डोंट्स हैं जिनकी फिर पूरी डिटेल है। और डूज एंड डोंट्स क्या है? एवरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज एक्चुअली व्हाट? अ डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन। तो डिसीजन मेकिंग के फंडामेंटल्स यहाँ अप्लाई होते हैं। आप एक प्रोजेक्ट की एनपीवी कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैश फ्लो बनाएंगे ना उसके ओवर अ लाइफ, कि आज इतनी इन्वेस्टमेंट टाइम 0 पे, फिर अगले 5 साल 7 साल ये सेल्स होंगी, ये वेरिएबल कॉस्ट होगी, ये मटेरियल, ये लेबर, फिर ये डेप्रिसिएशन टैक्स। हाँ, जब याद आ रहा है कुछ वंस अपॉन अ टाइम बचपन में। तो इसके डूज एंड डोंट्स हैं। डूज में क्या है? जो चीजें हमें ठीक से इनकॉर्पोरेट करनी आनी चाहिए, और रेलेवेंट आइटम्स, रेलेवेंट कैश फ्लोज, और हमें नहीं डालने चाहिए इररेलेवेंट आइटम्स, राइट। ये है एसेंस। रेलेवेंट डिसीजन, रेलेवेंट चीजें हम डालेंगे, डिसीजन इररेलेवेंट नहीं डालेंगे, राइट। इसकी फिर डूज एंड डोंट्स की पूरी डिटेल्स है, मैं सिर्फ एक समरी यहां लिख रहा हूं। फिर आपको प्रॉपर्ली टैक्स इफेक्ट्स इनकॉर्पोरेट करने आने चाहिए, आपको वर्किंग कैपिटल चेंजेस अकाउंट फॉर करनी आनी चाहिए, और आपको इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स अकाउंट फॉर करने आने चाहिए। ये इसके डूज हैं कि ये चीजें ढंग से अकाउंट फॉर करनी आनी चाहिए कैश फ्लो बनाते हुए। इनकी एक एक की फिर डिटेल्ड डिस्कशन है, फिर इस पे क्वेश्चंस है ना। फिर ये सारी आइटम मिलके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाते हैं जिनकी प्रैक्टिस करेंगे आप उन लेक्चर्स को देख के। इररेलेवेंट आइटम्स नहीं आने चाहिए, नॉन कैश आइटम्स नहीं आने चाहिए कैश फ्लोज बनाते हुए, ये एक लिस्ट है। और फाइनेंसिंग कैश फ्लोज हम नहीं डालते। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंसिंग कैश फ्लोज क्या है? लोन रिसीट, रिपेमेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, ये हम नहीं डालते इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। अनलेस इट इज अ फाइनेंसिंग डिसीजन तो एक अलग बात है, तो है ही फाइनेंसिंग डिसीजन। कैश फ्लो डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो इन डूज एंड डोंट्स की डिस्कशन है। फिर इन डूज एंड डोंट्स को टैक्स इफेक्ट्स कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं ये आपको रिफ्रेश कराया गया है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैसे अकाउंट फॉर की जाती हैं, ये सारी डिस्कशन है। इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स कैश फ्लोज में, डिस्काउंट रेट में कैसे अकाउंट फॉर किए जाते हैं, इनकी पूरी डिस्कशन है। फिर इनके डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, इन सब की डिटेल डिस्कशन कराई गई है आपको। एवरीबॉडी विथ मी, राइट? तो ये जो अब आप लेक्चर्स देखेंगे वो स्टार्ट होंगे विद बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। उन बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में DCF से स्टार्ट है। आपको ये बताया गया है कि एनपीवी आईआरआर में थोड़ा सा, अगर आप कहेंगे कि एनपीवी आईआरआर की एग्जांपल से रिफ्रेश करा दूंगा आपको, वैसे आपको एनपीवी आईआरआर का पता है वेरी क्विकली। उसके बाद कैश फ्लोज के डूज एंड डोंट से डिस्कशन स्टार्ट की गई है। फिर रेलेवेंट और इररेलेवेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, कि मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट कैसे पिक करेंगे, लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट कैसे पिक करेंगे, एक आइटम रेलेवेंट है या नहीं कैसे पिक करेंगे डिसीजन के लिए, इसकी डिस्कशन है। इसका प्रिंसिपल भी बताया गया, उसकी एप्लीकेशन भी बताई गई है। फिर इसके टैक्स इफेक्ट्स, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इन्फ्लेशन इफेक्ट्स, फिर नॉन कैश आइटम्स हमें पता है नहीं आने चाहिए। फाइनेंसिंग कैश फ्लोज क्यों नहीं आने चाहिए ये भी एंड में एक्सप्लेन किया गया है। व्हाई वी डू नॉट इंक्लूड फाइनेंसिंग कैश फ्लोज एज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कैश फ्लोज और इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैश फ्लोज, इसका भी जिक्र किया गया है। और इसके साथ साथ फिर हर स्टेज पे आपके डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, मुख्तलिफ क्वेश्चन बैंक से और आपके पास पेपर से आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई गई है। तो स्टार्ट विथ, अभी आप ये लेक्चर्स देख के आएंगे, ठीक है। ये 4-5 बल्कि 6-7 लेक्चर्स हैं जो आप देखेंगे। चैप्टर एक ही है लेकिन इसमें वीडियोस हैं डिफरेंट।
तो आप देखते जाएंगे, साथ साथ आप प्रैक्टिस क्लास में हो रही है आप ऐसे ही करते जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसे अटेम्प्ट करेंगे, उसका सोल्यूशन भी होगा। जो क्वेश्चन क्लास में करवाए गए हैं उनका तो वहीं क्लास में क्वेश्चन सॉल्व्ड है, जो होमवर्क में गिवन है उन्हें आप अटेम्प्ट करेंगे, उनका सोल्यूशन भी आपको प्रैक्टिस उसमें मिल जाएगा। तो उससे अपने सोल्यूशन को कंपेयर करेंगे सही से प्रैक्टिस करके। फिर आपके जो क्वेश्चंस हो आप एक जगह लिखते जाइए और नेक्स्ट क्लास में आके मुझसे डिस्कस कीजिए एंड वी विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस। इन्फ्लेशन का इंपॉर्टेंट एरिया है, रियल नॉमिनल कैश फ्लोज, रियल नॉमिनल रेट क्या होते हैं, कैसे अकाउंट फॉर होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। रेलेवेंट इररेलेवेंट टैक्स इफेक्ट्स कैसे इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या हैं, क्यों आती हैं, कैश फ्लोज का हिस्सा क्यों बनती हैं। दे आर नॉट कैश फ्लोज इन देमसेल्व्स, दे आर जस्ट टाइमिंग एडजस्टमेंट्स, है ना। तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ कैश फ्लो बनाते हुए टाइमिंग एडजस्टमेंट्स हम क्यों लेते हैं, ये सारी डिस्कशन इसके अंदर की गई है। इज दैट ओके? एनी क्वेश्चन? सुफी साहब कुछ सोच रहे हैं आप खास? तो विद दिस, चूंकि टुडे इज द फर्स्ट क्लास, बहुत लंबा नहीं करते, आप कहेंगे मैं एक एनपीवी कि एक छोटी सी एग्जाम्पल से एक छोटी बात एक्सप्लेन कर लेता हूँ, क्योंकि ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट एनपीवी रिफ्लेक्ट्स। तो मैं वो रिफ्रेश करा लेता हूँ, आगे आपको ये बात काम आएगी। मैनी अ टाइम्स आई विल बी रिफ्लेक्टिंग ऑन इट, आई विल बी कोटिंग इट, या पॉजिटिव एनपीवी मींस व्हाट। तो वो हम वेरी क्विकली कर लेते हैं एंड फिर वील क्लोज द क्लास। जो दोस्त ऑनलाइन है, आई एम सॉरी, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। हैंडआउट इज नॉट प्रोवाइडेड बेटा, हैंडआउट आपको मिल जाएगा, उसके अंदर ये सिलेबस का ब्रेकअप था, उससे मैंने आपको वो यहाँ पे लिख के दे दिया है। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, मैक नहीं है, मैक के क्वेश्चंस नहीं है। नेचुरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि मैक के कौन से एरियाज हैं और कौन से नहीं है, वो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया था। एनी अदर क्वेश्चन? अब तो नॉइज नहीं है माइक में, अभी भी नॉइज है। जी मुझे बता दें अगर आपको आवाज क्लियर आ रही है। अनस, मैक का मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया कि मैक के कौन से एरियाज कवर्ड हैं कौन से नहीं है। अगर उसके बाद भी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। ओके थैंक यू। बेटा वो कह रहे हैं वॉइस में डिस्टॉर्शन आ रही है, क्यों आ रही है डिस्टॉर्शन? अब वॉइस क्लियर है बेटा? इंशाल्लाह बेस्ट रिजल्ट्स जी। विच बुक वी शुड बी यूजिंग, हाँ दैट्स इंपॉर्टेंट, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें आपको एक तो अपनी स्टडी टेक्स्ट रखें आप और पास पेपर्स, ये तो आपका मेन है। क्लास के साथ साथ स्टडी टेक्स्ट प्लस पास पेपर्स, ये तो मस्ट है। अच्छा उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद आप एक प्रैक्टिस मटेरियल जरूर रख लें। वैसे तो इसकी एक लिस्ट भी प्रोवाइड की गई है आपके पास ऑनलाइन उन हैंडआउट्स में मौजूद होगी, लेकिन आप कोई एक बुक यूज कर लें जो कि ICAW की प्रैक्टिस किट हो। अगर आपने ACCA किया हुआ है तो आप उसकी बुक भी यूज कर सकते हैं, सीमा की बुक यूज कर सकते हैं। ये जो टैक्समैन्स की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की किताब आती है, कोई एक रेफरेंस बुक और उसकी रिवीजन किट आप रखें अपने साथ। द वे यू शुड बी स्टडिंग इज दैट आपने क्लास लेक्चर्स सुन लिए, उसकी प्रैक्टिस कर ली, उसमें
इन डिफरेंट सारे सोर्सेज से आपको डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट या अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि डिफरेंट एरियाज पे आपकी प्रिपरेशन करा सकते हैं वो आपको मिलेंगे। तो क्लास प्रैक्टिस हो गई, उसके बाद वो आपको हैंडआउट्स मिल गए, आपने उनकी प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद आप चले जाएं, जैसे अगर बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एरिया कंप्लीट हो गया तो मैं रिकमेंड करूंगा आप पास पेपर पे चले जाएं। क्लास की सारी चीजें करने के बाद अपनी स्टडी टेक्स्ट को रिवाइज कर लिया आपने। अब आपको बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के क्योंकि असल आपका बेंचमार्क आपके पास पेपर्स हैं, और मैंने इसे पास पेपर्स तो एटलीस्ट 8 अटेम्प्ट्स 8 ईयर्स यानी 16 अटेम्प्ट्स, आइडियली 10 ईयर्स 20 अटेम्प्ट्स, ये आपका कैनवस है। ठीक है, तो 8 ईयर्स या 10 ईयर्स के पास पेपर्स आपने लिए, कुछ क्वेश्चन तो पास पेपर्स के हमने कराए, कुछ छोड़ भी दिए आपके लिए, और जो लेटेस्ट पास पेपर्स हैं उनका अलग से पूरे पास पेपर सॉल्व करवाए गए हैं, वो आपके पास आखिर में है, वो भी आपने यूज नहीं करने, वो जब आप बाद में पूरे क्वेश्चंस को देखें अभी आप खुद से प्रैक्टिस करें उसकी। क्योंकि अगर आपकी सारी स्पून फीडिंग कर दी गई तो वो जो मैं शुरू में बात कर रहा था एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज का, आपका अपना माइंडसेट नहीं बनेगा, आपकी अपनी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो आपने ये करना है कि उसके बाद पास पेपर्स पे चले गए, अगर आपसे उस टॉपिक के 80%, ये मैं एक थ्रेशोल्ड जनरल बेंचमार्क बताता हूं कि 80% पेपर क्वेश्चंस अगर आपसे 80% करेक्ट हो गए तो बस आपका वो टॉपिक प्रिपेयर हो गया, क्योंकि 80 into 80 क्या बन जाता है 64%, राइट। तो आप थ्रेशोल्ड से अबव हो गए। क्योंकि 10-15% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत हार्ड, वेरी हार्ड कैटेगरी में आएंगे, 5-10% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वेरी इजी, वो आपका बेंचमार्क नहीं होंगे। तो जनरली हम कहते हैं 80% क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन में छोटी मोटी मिस्टेक आपसे हो गई कि वो यार वो कैलकुलेशन करते हुए ये चीज रह गई, एक एडजस्टमेंट मैंने मिस कर दी, इस रेलेवेंट को मैंने इररेलेवेंट कर दिया, इररेलेवेंट को रेलेवेंट कर दिया, कोई एक आध ठीक है, ये क्वेश्चन शुरू ही नहीं हो पा रहा, कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा, कोई फंडामेंटल ब्लंडर हो गया तो इसका मतलब है नहीं हो रहा आपसे। और अगर आपसे ये नहीं हो रहे, 80% क्वेश्चंस नहीं हो रहे, आपने 2-3-4 क्वेश्चन उठाए, आपसे स्टार्ट ही नहीं हो रहा, इसका मतलब है योर टॉपिक इज नॉट एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड। You need to again go back to the class lectures, उसको रिवाइज करें, फिर आप एक प्रैक्टिस किट और ऐड करें जो है ना यहाँ से, फिर सिर्फ उस टॉपिक रेलेवेंट। ये जो कुछ लोगों ने अपना एक मिथ बनाया हुआ है या कुछ मेंटोर्स इस किस्म की एडवाइस देते हैं विच इज नॉट एडिक्वेट एट दिस स्टेज, ये 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ये 300 की प्रैक्टिस करनी है, नॉट द राइट बेंचमार्क एट ऑल। अगर आपसे बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एरिया ठीक हो गया तो वो प्रिपेयर हो गया आपका, 80% क्वेश्चन 80% हो रहे हैं, बस बेहतरीन है, आपकी प्रिपरेशन हो गई है, ठीक है ना। अब एक आध एनपीवी का एक ऐसा क्वेश्चन है रिसेंट पास पेपर्स में जिसने उसमें सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, ऊपर नीचे प्राइसिंग सारी डाली हुई है, अगर वो क्वेश्चन आपसे 50% हो जाता है फाइन, जैसे मैं कह रहा हूं 10-15% क्वेश्चन ऐसे होंगे, वो एक टिपिकल क्वेश्चन है। जनरली एनपीवी के क्वेश्चन में ये नहीं होना चाहिए आपके लिए, जनरली अगर 80% हो रहे हैं तो ठीक है प्रिपरेशन, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो फिर उस टॉपिक पे आप जाके प्रैक्टिस करें, है ना। अगर आपके वैक का टॉपिक आपने प्रिपेयर कर लिया, CAPM का टॉपिक प्रिपेयर हो गया, पास पेपर में क्वेश्चन किए, आपको 80% हो रहे हैं, बड़ा फ्रीक्वेंटली एग्जामिन टॉपिक है, M&A एंड शेयर वैल्यूएशन के 80% क्वेश्चन हो रहे हैं, तो ठीक हो गया ना, बेहतरीन। फिर उसकी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, जिसके नहीं हो रहे उसकी प्रैक्टिस करें ना। तो आप टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे, दैट्स हाउ यू विल प्रिपेयर। इज दैट ओके बेटा? राइट। तो अब आ जाइए, मैं जो बात कह रहा था कि एक फंडामेंटल बात जो मैं एक छोटी सी एग्जांपल से जनरली कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको लेक्चर में भी मिलेगी, मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ। लेट्स से आपने अपने स्टाइपेंड से कुछ अमाउंट सेव की 100 मिलियन रुपीस, ये बात आपकी जबरदस्त हो गई है। तो अब उन 100 मिलियन से आपने कहा क्यों ना इसे इन्वेस्ट किया जाए फॉर 2 years, और आपने अपने जहन में कहा कि अब चूंकि इंटरेस्ट रेट वगैरह बहुत बढ़ गए तो मेरे हिसाब से मेरा रिक्वायर्ड रेट, टारगेट रेट्स, स्टेट बैंक ने भी अपने रेट बढ़ा दिए हैं, तो मैंने भी अपने रेट बढ़ा लिया 12%, इतना तो मिलना चाहिए, 9.5 तो स्टेट बैंक 10 पहुंच गया है, तो मैं 2% ऊपर दूंगा, ठीक है। आपने अपने लिए जहन में बनाया अपना टारगेट कि मैं ऐसे 2 साल के लिए इन्वेस्ट करूं, आगे पता नहीं हालात क्या हो, है ना, और मुश्किल हालात आ रहे हैं, तो इसलिए अपनी सेविंग्स को 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर दूं ताकि आगे वाली जिंदगी मेरी रोशन और खुशहाल रहे।
अब इसी ख्याल से आप एक बैंकर के पास गए और आपने उससे पूछा कि भाई मुझे बताएं, मुझे 100 मिलियन इन्वेस्ट करने हैं फॉर 2 years, तो मुझे आप क्या रेट देंगे? तो उसने बजाय रेट देने की उसने आपसे कहा कि जी आफ्टर 2 years यू कैन गेट 128 मिलियन। अब आप फैसला कर लें कि आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं। तो अब ये फैसला करने के आपके पास टिपिकल इन्वेस्टमेंट डिसीजन whereby you are required to at the end say yes it is a viable decision I should invest, or no it is not a viable decision I should not invest। ये दुनिया का सिंपलेस्ट तरीन इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, राइट? एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिसीजन जिसमें आप एक फैक्ट्री लगाने जाएं जिसके 125 कॉस्ट ड्राइवर्स हों, 6 रेवेन्यू ड्राइवर्स हों, और आप उन सबको एक्सेल पे प्लॉट करें और 20 साल की प्रोजेक्शंस करें, एंड में नतीजा यही करेंगे, फैक्ट्री लगाएं या ना लगाएं, ठीक है ना? तो यहां भी आप यही करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? इज इट फाइनेंशियली वायबल टू इन्वेस्ट और नॉट? अब इसका एक तरीका तो ये है कि हम IRR के थ्रू ये फैसला करें, और IRR के थ्रू हम ये निकालें कि जो हमें बैंकर कह रहा है कि 2 साल बाद 128 मिलेगा, तो ये इफेक्टिवली क्या रेट ऑफर कर रहा है, व्हाट इज द IRR बीइंग ऑफर्ड, उसे मैं रिक्वायर्ड रेट से कंपेयर कर लूं, है ना? दैट्स व्हाट यू हैव बीन डूइंग। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि सिंपल 2 ही कैश फ्लोज हैं। हमने कहा 128 यहाँ रखता हूँ एस, आज इन्वेस्ट करता हूँ 100 और पीरियड है 2 साल, तो आई निकाल लेता हूँ विच इज द IRR, विच इज द एक्चुअल रिटर्न बीइंग ऑफर्ड बाय द बैंकर। निकालें, क्या आ गया? 13.14 जी, 13.14। तो आपने इस IRR को वर्सेस किससे कंपेयर किया? अपने टारगेट या रिक्वायर्ड रेट, और अब वो क्या है? 12%। तो जब आपने इससे कंपेयर किया तो आपने कहा हाँ करें, झूम झूम के करें, यस वी शुड इन्वेस्ट, वी शुड इन्वेस्ट, वी शुड इन्वेस्ट, शुड इन्वेस्ट, राइट? ऐसा ही है, इट इज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड रेट। भाई जो मुझे चाहिए उससे ज्यादा ही मिल रहा है और क्या जान लूंगा मैं, राइट? अच्छा, इसी फैसले पे एक और तरीके से हम पहुंचते हैं जिसे हम NPV एनालिसिस कहते हैं। उस NPV एनालिसिस में आप क्या करते हैं? आप कैश फ्लो को प्लॉट करते हैं। ये दोनों सेम नतीजे तक पहुंचने के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं सिर्फ। There are 2 different ways of arriving at exactly the same decision. जब यहां से yes आया है, आएगा यहां से भी yes, but it is extremely important to understand what NPV actually reflects. Calculation तो आपको आती ही है और आपको ये भी पढ़ा ही हुआ होगा आपने, लेकिन मैं सिर्फ रिफ्रेश करवा रहा हूं। तो आप 100 मिलियन आपने इन्वेस्ट किया आज, ये कह रहे हैं, तो 2 साल बाद क्या मिलेगा? 128, है ना? अब इस पे जब हम NPV निकाल रहे हैं, हम बेसिकली क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं if the bank was were to offer 12% return, how much amount is needed to be invested today? I need to invest today. अगर बैंक मुझे मेरा 12% का ही रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफर कर रहा हो, तो मुझे 128 मिलियन दे रहा हो 2 साल बाद, तो मुझे आज क्या इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मैंने कहा मैं इसको S बना के इससे P फाइंड आउट करता हूं, इसे डिस्काउंट करता हूं, इन अदर वर्ड्स 1.12 पावर 2, और बताएं फिगर क्या आ गई? डिस्काउंट करें बगैर कैलकुलेटर के, तो BFD ऐसे ही है जैसे आप बॉर्डर पे बगैर हथियार के चले जाएं जी, और अर्तुगरुल की तलवार लेके चले जाएं कि आज तो मैं इससे फाइट करूंगा। 102 सब करें, 102। तो इफेक्टिवली अगर बैंक मुझे
12% ही का रिटर्न ऑफर करे और मुझे 128 दे रहा हो, तो मुझे आज 102 इन्वेस्ट करने चाहिए. That is what I need to invest. I should invest to get 128 if the bank were to offer 12% return. But the bank is actually offering more return. इसीलिए मैं इन्वेस्ट कम कर रहा हूं. I should be investing. Should invest इतना है आज at the rate of 12% अगर मैं करूं. मैं एक्चुअली इन्वेस्ट क्या कर रहा हूं? 100. तो इफेक्टिवली 2 मिलियन इज माय पॉजिटिव एनपीवी. ये ऐसा ही है जैसे किसी ने, मेरे पास 100 मिलियन आज हैं और किसी ने मेरी जेब में 2 मिलियन डाल दिए, 100 को 102 बना दिया, साथ में मुझे अश्योरेंस सर्टिफिकेट ऑडिटर का दे दिया कि आपको एग्जैक्टली 12% रिटर्न मिल जाएगा. ऐसा ही है ना? So this positive NPV is called an immediate increase in shareholders या investors' wealth with the assurance that you will get your required return. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर बैंक मुझे 12% ही रिटर्न दे तो मुझे इन्वेस्ट करने चाहिए 102. मैं इन्वेस्ट कितने करना चाह रहा हूं? कर रहा हूं आज 100. तो इफेक्टिवली कोई मेरे 100 को आज 102 बना के मुझे अश्योरेंस दे रहा है कि आपको एग्जैक्टली 12% मिल जाएगा ना. 100 102 हो जाए, 102 इन्वेस्ट करूं तो एग्जैक्टली 12% के हिसाब से 128 पे पहुंचता हूं. तो इसीलिए पॉजिटिव एनपीवी को हम ये कहते हैं, दिस इज लाइक एन इमीडिएट इंक्रीज इन इन्वेस्टर्स वेल्थ along with an assurance that the investor will get the required rate. ये ऐसे ही है जैसे इसमें इन्वेस्ट करना, जैसे किसी ने मेरे 100 को आज 102 कर दिया और साथ में मुझे ये कह दिया कि आपको 12% रिक्वायरमेंट रिटर्न मिल जाएगा. एवरीबॉडी विथ मी? कि रिक्वायरमेंट के साथ रिक्वायरमेंट अश्योर हो गई, साथ में आज मेरी वेल्थ बढ़ गई. इसी को यूं भी डिफाइन किया जाता है. जरा सुन रहे हैं सब? फिर कॉपी कर लीजिएगा, फिर हम वैसे ही खत्म कर देंगे. अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे 12% रिटर्न चाहिए, तो मुझे 2 साल बाद क्या चाहिए? मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूं 100 मिलियन, ईयर 1 में मुझे चाहिए 12%, तो 12 मिलियन चाहिए. ऐसे ही है ना इन टर्म्स ऑफ अमाउंट. 112 हो गया, अगले साल मुझे इस पे 12% चाहिए ईयर 2 में. क्या फिगर बन गई? 120 नहीं, इसको 112 पे 12% लगाएं सिर्फ 13.4, तो 125.4. अगर मुझे 125.4 मिल जाए तो मैं कह सकता हूं मुझे 12% प्रिंसिपल प्लस 12% मिल गया. जब मैं कहता हूं मुझे 12% रिटर्न चाहिए तो अमाउंट टाइम्स मैं ये कह रहा हूं मुझे ये चाहिए, मुझे इतना मिलना चाहिए. दैट्स व्हाट आई रिक्वायर. ये मेरी रिक्वायरमेंट है और मुझे एक्चुअली क्या मिल रहा है? आई एम गेटिंग व्हाट? 128. तो कितना सरप्लस मिल रहा है मुझे? 2.6, राइट. उस 2.6 को ये 2 साल बाद बनेगा. इसकी अगर मैं आज प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो ये बनती है, इसको 1.12 से डिस्काउंट करें, पावर 2 करें, बन गए. तो इसी एनपीवी को यूं भी डिफाइन किया जाता है. इसी बात को एक्सप्लेन करने का तरीका यूं भी हो सकता है कि पॉजिटिव एनपीवी का मतलब कि प्रोजेक्ट आपको अपनी इन्वेस्टमेंट और रिक्वायर्ड रिटर्न दे देगा, ऑन टॉप एक सरप्लस देगा, और उस सरप्लस की ग्रॉस नहीं, आज की टर्म्स में प्रेजेंट वैल्यू ये है. इसका मतलब भी क्या हो गया? एन इमीडिएट इंक्रीज इन वेल्थ. If a project has a positive NPV, means the project will give you back your principal and your required rate, and on top of it, the project is going to generate certain surplus. The present value of that surplus is the NPV today. Which in other words means कि जैसे किसी ने आज आपकी wealth बढ़ा दी और साथ में आपको assurance दे दी कि आपको आपका principal और required return मिल जाएगा. तो नतीजा यहां से भी क्या हुआ? Yes. नतीजा यहां से भी क्या हुआ? यस. बट नतीजे पर पहुंचने का तरीका सिर्फ डिफरेंट हो गया. यहां हमने रेट कंपैरिजन किया, वहां हमने अमाउंट टर्म्स में ये देख लिया कि मेरी वेल्थ कितनी बढ़ी.
या मुझे पॉजिटिव सरप्लस की प्रेजेंट वैल्यू क्या मिली। एवरीबॉडी विथ मी, राइट। और इन दोनों टेक्निक्स के लिए जैसे मैं पहले कह रहा था, यहां भी हमें कैश फ्लोज भी चाहिए और डिस्काउंट रेट भी चाहिए, और यहां भी हमें कैश फ्लोज तो चाहिए ही चाहिए। उन कैश फ्लोज के बाद जब IRR निकालेंगे तो कंपैरिजन के लिए फिर रिक्वायर्ड रिटर्न चाहिए, इसीलिए ये कलेक्टिवली कहलाती हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। यहीं से आप अपने लेक्चर्स का स्टार्ट करेंगे। जो वीडियो लेक्चर्स हैं इनकी एक्सेस आज आपको मिल जाएगी। आप आराम से एक हफ्ता लेक्चर्स देखें डिसिप्लिन के साथ। जब लेक्चर्स देखें तो मेहरबानी करके मोबाइल को ऑफ कर दें, बल्कि अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक पे डाल दें कि बहुत पढ़ना है मुझे, बड़ा आदमी बनना है मुझे, डू नॉट डिस्टर्ब मी, ठीक है। और उसके बाद हफ्ते के बाद हम मिलते हैं जस्ट लाइक दिस। ईदर ऑन फ्राइडे हम मिलेंगे, हम बता देंगे, वरना संडे को जरूर मिलेंगे हम ऐसे ही 11 o'clock, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। विद दिस ऑल द बेस्ट, वील मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।